नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर बिहार से। नीतीश सरकार ने बिहार में स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का किया भ्रष्टाचार। ये बड़ा आरोप इस वक्त लग चुका है जेडीयू पर। प्रेमचंद मिश्रा ने यह बड़ा आरोप लगाया है और हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अक्टूबर के अंत में हो सकता है विधानसभा चुनाव आयोग जारी करेगा गाइडलाइन। कांग्रेस ने कहा कि हेट स्पीच बंद होनी चाहिए। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जीतन राम मांझी के खिलाफ आरजेडी ने उतारी दलित नेताओं की फौज। हर एक खबर की गहराई में दोस्तों आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है जेडीयू को, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए कि किसकी सरकार बिहार में बनने वाली है। रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। नीतीश सरकार ने बिहार में स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने शुक्रवार को ट्वीट कर बिहार की नीतीश कुमार सरकार पर स्वच्छता अभियान के नाम पर हजारों करोड़ रुपए की लूट और भ्रष्टाचार किए जाने के आरोप लगाए हैं। प्रेमचंद मिश्रा ने बताया कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार लगातार स्वच्छता अभियान और स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लेकिन उनकी ही केंद्र सरकार ने जो स्वच्छता अभियान को लेकर रिपोर्ट जारी की है, उसमें बिहार का स्थान सबसे नीचे आया है। इसके अलावा बिहार की राजधानी पटना को 3 वर्षों से स्मार्ट सिटी बनाए जाने के लिए काम चल रहा है। इसके बावजूद भी पटना को देश के सबसे गंदे शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। प्रेमचंद मिश्रा ने कहा कि वो भी कांग्रेस के द्वारा नहीं, भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के द्वारा पटना को देश का सबसे गंदा शहर बताया गया है, जिसके अंग नीतीश कुमार भी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पटना देश का सबसे गंदा शहर है। वहीं उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी में शामिल पटना के अलावा भागलपुर और मुजफ्फरपुर की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब है। इस पर उन्होंने कहा कि जवाबदेही तो बनती है। मिश्रा ने बताया कि स्वच्छता अभियान को लेकर भारत सरकार की ओर से अलग से धन भी मिलता है। वहीं स्वच्छता अभियान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंबी लंबी बातें करते हैं। बिहार सरकार एवं नगर विकास मंत्री स्वच्छता अभियान को लेकर 3 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाने का दावा करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अक्टूबर के अंत में हो सकता है विधानसभा चुनाव, इलेक्शन कमीशन जारी करेगा गाइडलाइन। कांग्रेस बोली हेट स्पीच हो बंद। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा चुनाव आयोग आज गाइडलाइंस जारी कर सकता है। आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों ने बताया कि आज इस मुद्दे को लेकर अहम बैठक है और संभव है कि चुनाव को लेकर दिशा निर्देश भी जारी हो सकता है। बता दें कि चुनाव आयोग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को गाइडलाइंस फ्रेम करने के लिए आज तक का समय दिया था। गाइडलाइंस के आयोग की अनुमति मिल चुकी है। बता दें कि आयोग ने राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए विचारों और सुझावों पर विचार किया। उसने उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों द्वारा दिए गए सुझावों और सिफारिशों पर भी विचार किया, जहां उपचुनाव कराए जाने हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना संक्रमण के दौर में प्रदेश में चुनाव करवाए जाने को लेकर अब बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने भी प्रोटोकॉल से जुड़ी गाइडलाइंस को अंतिम रूप दे रहा है। बताया जा रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से चुनाव के लिए जारी गाइडलाइंस जल्द ही भेज दी जाएगी। इससे पहले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने विधानसभा सीटों की जिला कलेक्टर से जानकारी प्राप्त की है। माना जा रहा है कि अक्टूबर के अंत तक प्रदेश में चुनाव कराए जा सकते हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 29 नवंबर को समाप्त होगा। इस बीच कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कहा है कि पार्टी की तरफ से चुनाव की तैयारी है। चुनाव आयोग की तरफ से तिथि की घोषणा के बाद हम उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमने चुनाव आयोग से मांग की थी कि आज बिहार की स्थिति चुनाव की नहीं है, इसलिए चुनाव फिलहाल टाला जाए। तारिक अनवर ने कहा कि एलजेपी ने भी ऐसे ही मांग की थी, लेकिन लगता है जेडीयू बीजेपी के लिए उपयुक्त समय है। उनको लगता है चुनाव जीतने की स्थिति में होंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि आज लोगों की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन लगता है चुनाव आयोग विपक्ष की बात सुनने को तैयार नहीं है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि एक डायनेमिक राजनीतिक दल हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है। हम हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं, लेकिन लोग कितने तैयार हैं? अगर हेल्थ इंश्योरेंस का कवर वोटिंग कर्मचारी और सुरक्षा अधिकारी को मिलता है तो वोटर को भी मिले। एक बूथ पर 250 से ज्यादा वोटिंग ना हो। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार मांझी के खिलाफ आरजेडी ने उतारी दलित नेताओं की फौज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में दलित मतों को लेकर सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है। जेडीयू और आरजेडी दोनों ही पार्टी खुद दलित हितैषी बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने महागठबंधन से नाता तोड़ लिया और जेडीयू के साथ हाथ मिला सकते हैं। ऐसे में मांझी फैक्टर को डिफ्यूज करने के लिए आरजेडी ने अपने दलित नेताओं की पूरी फौज ही मैदान में उतार दी है। इस तरह से
दोनों पार्टियों के बीच दलित मतों को लेकर शहमात का खेल शुरू है। बिहार की राजनीति में मांझी दलित चेहरा माने जाते हैं। ऐसे में महागठबंधन से मांझी के अलग होने को विपक्ष के लिए एक झटका माना जा रहा है। इसीलिए गुरुवार को आरजेडी ने श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी, रमई राम समेत अन्य 3 दलित दिग्गज नेताओं के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कराकर जेडीयू को यह संकेत दे दिया है कि मांझी के जाने से उनकी राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ा है। श्याम रजक, उदय नारायण चौधरी और रमई राम बिहार में दलित राजनीति का चेहरा माने जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि एक दौर में इन्हीं 3 चेहरों के सहारे नीतीश कुमार सूबे में दलित मतों को साधने का काम किया करते थे। ये तीनों नेता अब जेडीयू का साथ छोड़ चुके हैं और आरजेडी की तरफ से सियासी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं। इनमें रमई राम रविदास समुदाय से आते हैं। इस समुदाय की बिहार में खासी आबादी है। वहीं उदय नारायण चौधरी पासी समुदाय से हैं, जबकि श्याम रजक धोबी समुदाय से आते हैं। इस तरह से आरजेडी ने बिहार में दलित समुदाय के इन 3 जातियों नेताओं को तारकर जेडीयू को दलित विरोधी बताने की कोशिश की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ससुर पर भड़के तेज प्रताप, बोले मेरे सामने चंद्रिका राय के खड़े होने की औकात नहीं, कहीं भी फरिया लेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है, जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने ससुर चंद्रिका राय के ऊपर जबरदस्त हमला बोला है। गुरुवार को आरजेडी छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए चंद्रिका राय के बारे में तेज प्रताप ने कहा कि उनके सामने चंद्रिका राय के खड़ा होने की औकात नहीं है। लालू के लाल ने अपने ही ससुर को चैलेंज करते हुए कहा कि वह चंद्रिका राय से कहीं भी फरिया लेंगे, उनके सामने चंद्रिका राय के खड़ा होने की औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर चंद्रिका राय को उनसे फरियाना है तो आकर फरिया ले। इतना ही नहीं, उन्होंने इतना तक कह दिया कि वो किसी चंद्रिका राय फंद्रिका राय को नहीं जानते हैं। ससुर चंद्रिका राय के साथ साथ तेज प्रताप यादव ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय के ऊपर भी ताबड़तोड़ जुबानी हमला बोला है। ऐश्वर्या के चुनाव लड़ने के सवाल पर तेज प्रताप ने कहा कि जिसको जहां से लड़ना है चुनाव लड़े, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है। मामला फिलहाल न्यायालय में है, मैं नारी का सम्मान करता हूं। ससुर चंद्रिका राय समेत आरजेडी पार्टी छोड़कर जाने वाले 6 विधायकों को लेकर उन्होंने कहा कि जेडीयू के भी कई विधायक उनके संपर्क में हैं। आने वाले 4-5 दिनों में आरजेडी भी अपना दम दिखा देगी। पार्टी छोड़कर जाने से आरजेडी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव, राजद अध्यक्ष को लेकर सभी सतर्क। जी हां दोस्तों, राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए एक तरफ जहां रिम्स प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, वहीं लालू की सुरक्षा में तैनात 9 जवान कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गुरुवार शाम को पुलिस कर्मियों की रिपोर्ट आने के बाद लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर उमेश प्रसाद ने रिम्स प्रबंधन और हादसा प्रमुख को इसकी सूचना दी है। सुरक्षा कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव बताए जाने के बाद उन्हें तत्काल हटाने और नए पुलिस कर्मियों को तैनात करने को कहा गया है। तैनाती से पहले नए सुरक्षा कर्मियों की भी जाँच की जाएगी। हालांकि लालू यादव का इलाज कर रहे डॉक्टर की माने तो कोई भी जवान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लालू के संपर्क में नहीं आया था। लालू यादव की फिलहाल जांच नहीं की जाएगी, लेकिन 1 सप्ताह तक उन पर विशेष नजर रखी जाएगी। रिम्स निदेशक के बंगले में रह रहे हैं लालू यादव। लालू प्रसाद यादव को कोरोना वायरस संकट से बचाने के लिए बुधवार 5 अगस्त को रिम्स निदेशक के बंगले में स्थानांतरित कर दिया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संक्रमण न तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड, 24 घंटे में सामने आए 70,000 पॉजिटिव केस। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस के करीब 70,000 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही भारत में कुल मामलों की संख्या 28 लाख के पार कर गई है। इस महामारी ने अभी तक 53,000 से अधिक मरीजों की जान ले ली है। राहत की बात यह है कि 20 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 69,652 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इसके साथ ही 977 मरीजों की मौत भी हो गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कुल मामले 28,36,926 हो गए हैं। इनमें से 6,86,395 केस हैं और 20,96,665 या तो स्वस्थ हो चुके हैं या फिर अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है। अगर कोरोना टेस्ट की बात करें तो बीते 24 घंटों में 9 लाख से अधिक सैंपल की कोविड जांच की गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद को दूसरे राज्यों में यात्रा करने के लिए कोरोना की RT-PCR टेस्ट के लिए डॉक्टर की पर्ची की आवश्यकता पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि अनलॉक 3 लागू होने के बाद लोगों को अब दूसरे राज्यों में काम और बिजनेस के सिलसिले में जाना पड़ सकता है। ऐसे में सरकार और ICMR को यह स्पष्ट करना होगा कि इस जांच के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य है या नहीं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम ने अपने अमीर मित्रों का कर्ज किया माफ, अर्थव्यवस्था को पहुंचाई चोट, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश में काफी लोगों को नुकसान हुआ है। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में दो तरह की अर्थव्यवस्था है, संगठित और असंगठित। संगठित में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं और असंगठित में छोटे दुकानदार, किसान और मजदूर हैं। कांग्रेस की जहां भी सरकार है वहां हम इन दोनों अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 सालों में पीएम मोदी ने असंगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण किया है। इस असंगठित अर्थव्यवस्था में पैसा है और पीएम मोदी उस पैसे को बड़े बिजनेस के हवाले करना चाहते हैं। पीएम ने अमीर मित्रों का कर्जा माफ किया। कांग्रेस नेता ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने गरीबों से कहा कि काले धन के खिलाफ लड़ाई है और उनसे अपना पैसा बैंक अकाउंट में डलवा दिया। उस पैसे का क्या इस्तेमाल हुआ? उस पैसे से पीएम मोदी ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उनके अमीर मित्रों का कर्जा माफ कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, जीएसटी में अलग अलग स्लैब हैं, ये सिर्फ टैक्स नहीं है, 4-5 टैक्स स्लैब हैं। ये इसलिए हैं कि जो मजबूत आदमी है वो टैक्स स्लैब को यूज कर सके, लेकिन गरीब ऐसा नहीं कर सकता। जीएसटी भी गरीबों से पैसा लेकर उन्हीं 15-20 लोगों को देने का तरीका है। युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा देश। उन्होंने कहा कि ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। 70 साल के देश के इतिहास में जो नहीं हुआ वो 6-7 महीने बाद दिखेगा। ये देश अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे पाएगा। राहुल गांधी ने कहा, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सबसे पहली जिम्मेदारी है देश को जोड़ने का काम करना, तोड़ने का नहीं। फिर जो देश के गरीब हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और दुकानदार हैं, उनकी आवाज उठने का काम करना है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि संगठित अर्थव्यवस्था पर आक्रमण करना है, नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान को संगठित और असंगठित अर्थव्यवस्था के बीच बैलेंस बनाना पड़ेगा। इस बैलेंस को पीएम नरेंद्र मोदी ने तोड़ा है। हमारा काम इस बैलेंस को फिर से बनाने का है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ कई राज्यों की मंडियों में आज हड़ताल। व्यापारियों ने कहा, किसान को नहीं कंपनियों को होगा फायदा। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के दौरान मोदी सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि अध्यादेशों के विरोध में आज शुक्रवार को हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व चंडीगढ़ की मंडियों में हड़ताल है। कांग्रेस शासित राजस्थान में हड़ताल का काफी असर देखने को मिला है। अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग ने इसके सफल होने का दावा किया है। गर्ग ने बताया कि अनाज मंडियों में हड़ताल करवाने के बाद हिसार की बरवाला मंडी में आड़तियों की मीटिंग हुई। बैठक में केंद्र सरकार द्वारा 3 नए फरमान जारी करने की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इस मसले पर व्यापारी पहली बार खुलकर विरोध में आए हैं, जबकि किसान पहले ही ट्रैक्टर आंदोलन कर चुके हैं। हरियाणा कॉन्फेड के पूर्व चेयरमैन रहे गर्ग ने कहा, कृषि सुधार के नाम पर लाए गए अध्यादेशों की आड़ में सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को खत्म करना चाहती है, क्योंकि अध्यादेशों में कहीं नहीं लिखा है कि किसान की फसल एमएसपी रेट से कम भाव में नहीं खरीदी जाएगी, जबकि मंडियों में तो व्यापारी एमएसपी पर खरीद करता है। उन्होंने आशंका जाहिर की कि इन अध्यादेशों से किसान व आड़ती को नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। गर्ग ने कहा कि सरकार यह समझती है कि कोरोना महामारी के कारण किसान व आड़ती आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए 3 अध्यादेशों जारी करके उन्हें बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने सवाल किया कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां किसान का अनाज व सब्जी खेतों व गाँव में ही औने पौने दामों में खरीदेंगी तो देश व प्रदेश में सरकार को मंडियां बनाकर आड़तियों को लाइसेंस देने की क्या जरूरत है। जब मंडी के बाहर फसल व सब्जी बिकनी है तो देश व प्रदेश में मंडियां बंद हो जाएंगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा राज में आपदा और अभाव से अभिशप्त हैं यूपी का किसान, अखिलेश। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा राज में किसानों की जितनी बर्बादी हुई है और उन्हें अपमानित किया गया है उतना पहले कभी नहीं हुआ। धान की रोपाई के लिए किसान खाद को तरस रहा है। गन्ना किसानों का 15,000 करोड़ रुपया बकाया है, इसके भुगतान पर सरकार गंभीर नहीं है। गन्ना किसानों का अपमान करने के लिए केंद्र सरकार ने 285 रुपए कुंटल समर्थन मूल्य रखा है। यह वृद्धि 10 रुपया प्रति कुंटल की है। किसानों की आय दुगनी कब होगी? सन 2022 तो अब दरवाजे पर ही खड़ा है। किसान तो दूर दूर तक इंतजार कर रहा है कि उसके लिए घोषित राहत पैकेज की रकम कहां है। अखिलेश ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि राज्य का किसान भाजपा राज में आपदा और अभाव से अभिशप्त है। खरीफ की फसल के लिए यूरिया चाहिए, पर तमाम साधन सहकारी समितियों के गोदाम खाली हैं। अमरोहा में खाद्य वितरण में घोटाला मिला है। यहाँ साधन सहकारी समिति वालों ने ब्लैक में चंद किसानों को सैकड़ों बोरी खाद बेच दी। हरदोई में
यूरिया के नाम पर कालाबाजारी चल रही है। बाराबंकी के जिलाधिकारी ने तो खुद अपनी जांच में पाया कि कहीं दुकानदार ने अपने भूमिहीन बेटे और नौकर को खाद बेच दी, तो कहीं खाद न होने का बहाना बनाया, जबकि उसकी दुकान के अंदर खाद की बोरियां भरी थी। ऐसी गड़बड़ी वाले 21 खाद विक्रेता चिन्हित किए गए हैं। अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर में 23,252 क्विंटल खाद घोटाला उजागर हुआ है। फर्जी नामों पर खाद बिक्री के धंधे में 18 विक्रेताओं की सूची बनी है। जनपद उन्नाव में खाद न मिलने की शिकायत राज्य के सहकारिता मंत्री से की गई है और उनसे धान रोपाई हेतु शीघ्र यूरिया एवं डीएपी खाद की उपलब्धता कराने का आग्रह किया गया है। अखिलेश ने कहा कि सरकारी ढील का फायदा उठाकर बाजार में कालाबाजारियों ने तबाही मचा रखी है। सरकार द्वारा निर्धारित यूरिया खाद का दाम 266 रुपए है, लेकिन दुकानदार 350 रुपए से लेकर 400 रुपए प्रति बोरे के हिसाब से बेच रहे हैं। घोटालेबाजों ने कायदे कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बिना आधार कार्ड के खाद की बिक्री दिखा दी। फर्जी और काल्पनिक नामों का इस्तेमाल कर इनके फर्जी पहचान पत्र के नंबर पीओएस मशीन में दर्ज कर अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक हजारों कुंटल खाद अवैध ढंग से बेच डाली। अखिलेश ने कहा कि ऐसी भी शिकायतें हैं कि कई स्थानों पर किसानों को खाद की बोरी के साथ कीटनाशक व रसायन जिंक आदि की खरीद के लिए भी बाध्य किया जाता है। खाद के थोक विक्रेता फुटकर दुकानदारों को अपनी शर्तों पर खाद बेच रहे हैं। इसमें कृषि विभाग के अफसरों की भी साठ गांठ रहती है। कृषि विभाग ना तो अवैध बिक्री पर रोक लगा रहा है और ना ही निर्धारित दर पर खाद बिकवा पा रहा है। किसानों में इससे भारी आक्रोश है। सपा प्रमुख ने कहा कि किसान अन्नदाता है, भाजपा उसकी हित चिंता से बेपरवाह है। वह तो कॉरपोरेट का संरक्षक पार्टी है। किसानों की मौत पर भी उसकी संवेदना नहीं जागती है। कृषि अर्थव्यवस्था को भाजपा ने चैपट कर दिया है। अब किसानों ने अपनी आय दोगुना करने का झांसा देने वालों से बदला लेने के लिए सन 2022 ही निश्चित कर रखा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी सरकार या तो कानून व्यवस्था ठीक करे या गद्दी छोड़े, भाकपा। जी हां दोस्तों, भाकपा की राज्य इकाई ने लखनऊ में ट्रिपल मर्डर पर कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का बुरा हाल है और वह नित बद से बदतर होती जा रही है। राज्य सचिव सुधाकर यादव ने आईपीएन को दिए अपने बयान में कहा कि प्रदेश भर अपराधियों पर कब्जा हो गया है और आम आदमी की सुरक्षा करने में सरकार पूरी तरह फेल है। पुलिस न्याय दिलाने के बजाय अपराधियों के संरक्षण में लगी है। माले राज्य सचिव ने कहा कि योगी सरकार या तो कानून व्यवस्था ठीक करे या गद्दी छोड़े। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी नेताओं का आरोप, दलितों की हकमारी कर रही बिहार की डबल इंजन सरकार। जी हां दोस्तों, राजद के अनुसूचित वर्ग के नेताओं ने सरकार पर उपेक्षा और दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राज्य सरकार इस वर्ग के लिए सिर्फ बजट बनाती है, खर्च मात्र 11% ही कर पाती है। प्रचार के माध्यम से वोट ठगने वाली सरकार है। नियुक्तियों के लिए बने आयोग में एक भी इस वर्ग का प्रतिनिधि नहीं रखा गया। बैकलॉग खत्म ही नहीं हो रहा है। पार्टी कार्यालय में गुरुवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, रमई राम और शिवचंद्र राम ने आरोप लगाया कि राज्य की डबल इंजन की सरकार दलितों की हकमारी कर रही है। सरकार आरक्षण के मसले को 9वीं अनुसूची में डालने की अनुशंसा केंद्र को भेजे। कहा कि हर आयोग में कम से कम एक सदस्य इस वर्ग का होना चाहिए, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग के साथ किसी भी आयोग में इस वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया है। यह इस वर्ग को नौकरी से वंचित करने की साजिश है। इन नेताओं ने सरकार को चुनौती दी कि वह दलितों के लिए किए गए काम को सार्वजनिक करें। वे लोग बहस के लिए तैयार हैं। कहा कि दलित वर्ग के हित को देखने वाला राजद है। लालू प्रसाद ने ही अब तक अधिकार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने पटना में निकाला क्रांति मार्च, गुंजन पटेल सहित अन्य साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग। जी हां दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में गुरुवार को बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल और अन्य साथियों की रिहाई के लिए क्रांति मार्च निकाला गया। इस क्रांति मार्च में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, बिहार के कार्यकारी दौलत इमाम, प्रदेश उपाध्यक्ष कुमार रोहित और प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रभारी राजेश कुमार सन्नी एवं पार्टी के विभिन्न वरिष्ठ नेता और सैकड़ों युवा साथी मौजूद रहे। जानकारी मिली है कि बिहार युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गुंजन पटेल और पटना के दोनों जिला अध्यक्षों की अनैतिक गिरफ्तारी के खिलाफ गुरुवार को पटना में समस्त वरिष्ठ युवा महिला छात्र कांग्रेस जनों ने विरोध किया। वहीं तमाम युवा साथियों की रिहाई की मांग की गई। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने ट्वीट कर जानकारी दी कि उन्होंने पटना में विरोध प्रदर्शन के दौरान बिहार सरकार से गुंजन पटेल और अन्य साथियों को तुरंत रिहा करने की मांग की। वहीं बिहार के युवा कांग्रेसी नेता अमरीश रंजन पांडे ने ट्वीट के जरिए छात्रों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज पर भी बिहार सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार, तुम कितना भी लाठी बरसा लो, बिहार के युवाओं के हक के लिए यूथ कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। कांग्रेस नेता कुमार रोहित ऋषु ने ट्वीट कर बताया कि पूरे प्रदेश में गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। साथ ही उन्होंने कहा कि राजीव गांधी की जयंती पर पूरे प्रदेश में पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान की शुरुआत की गई।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधान भवन में आप सांसद संजय सिंह ने सरकार को दी चुनौती, हिम्मत हो तो गिरफ्तार करें। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को विधान भवन में खड़े होकर राज्य सरकार को चुनौती दी कि हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार करके दिखाएं। इससे पहले एक नाटकीय घटनाक्रम में वह सुबह विधानसभा के अंदर पहुंच गए और राज्यपाल दीर्घा में बैठकर सदन की कार्रवाई देखी। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि यूपी के विभिन्न जिलों में मुझ पर 9 मुकदमे दायर कर दिए गए हैं, लेकिन मैं इनसे डरने वाला नहीं हूं। सरकार बताएं कि मेरा गुनाह क्या है। इससे पहले उन्होंने राज्यसभा के सभापति व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को पत्र लिखकर अपनी जान को खतरा बताया और कहा कि उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए यूपी सरकार जिम्मेदार होगी। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर मुकदमे इसलिए किए गए क्योंकि मैंने सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत जुटाई। यूपी में सच बोलने का इनाम मुकदमा है। सरकार 9 क्या मेरे ऊपर 900 मुकदमे भी कर लें तो मैं जन सरोकार की राजनीति नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं भी उत्तर प्रदेश का बेटा हूं। यहाँ का हर घर मेरा घर है। यहाँ की समस्याओं पर बोलने और सरकार से सवाल पूछने का हक मुझे जनप्रतिनिधि होने से पहले यहाँ का निवासी होने के कारण है, उसे कोई छीन नहीं सकता। सभापति के लिखे पत्र में उन्होंने लिखा है कि यूपी सरकार मेरे लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को कुचल रही है। मेरे खिलाफ न केवल मुकदमे दर्ज हो रहे हैं बल्कि मेरे परिवार को भी सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं। धमकी मेरे फोन और मैसेज आ रहे हैं। यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने यूपी में सभी जाति व धर्म के लोगों के साथ एक समान व्यवहार की मांग की थी। मैंने आरोप लगाया था कि यूपी में एक वर्ग विशेष के काम ही हो रहे हैं। मेरी जान को खतरा है और अगर मुझे कुछ होता है तो राज्य सरकार ही इसके लिए जिम्मेदार होगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।